प्यारे बच्चों, इस समय जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो टेस्ट नंबर 3 हुआ था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। अब आज जो है तीसरे वीडियो में हम 26 नंबर से क्वेश्चन कराएंगे और इसमें भी 10 क्वेश्चन का सलूशन करा के अपलोड करेंगे। तो उसमें जितने क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए हैं उसके एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और एक वीडियो और अपलोड कर देंगे जिसमें 10 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, जिससे टोटल 45 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा, उसकी आप एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है। और अगले टेस्ट का जो टेस्ट नंबर 4 है उसका डेट और टाइमिंग सब अनाउंस हो गया है, सिलेबस अनाउंस हो गया है, उस हिसाब से उसको तैयार कीजिए और अगला टेस्ट बढ़िया से दीजिए, जिससे आपका जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाए और फाइनल जो एग्जाम हो उसमें आप बढ़िया कर सकें। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3 का फिजिक्स के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्यूशन आज करा रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। तो आप लोग देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26, A is a vector quantity such that magnitude of A is non-zero constant. Which of the following expression is true for A? तो अब कह रहा है कि A एक वेक्टर है और इसका जो वैल्यू है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, जो A का वैल्यू है जीरो नहीं है। तो ऐसे में A डॉट A इज इक्वल टू दो वेक्टर का सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो कभी होता ही नहीं है। ओके, ये A स्क्वायर आएगा, A क्रॉस A लेस देन जीरो नहीं होगा, A क्रॉस A मोर देन जीरो नहीं होगा। लेकिन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि दोनों जीरो डिग्री पर होंगे, है ना। ये तो सीधा सीधा आंसर बेटा दिख रहा है। देखो यहां से अगर A क्रॉस A हम फाइंड करें तो A क्रॉस A इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड A इंटू A का मैग्नीट्यूड A इंटू साइन, अब दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया, A स्क्वायर, है ना। और A स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है ना, हाँ, साइन जीरो का वैल्यू जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। वैसे यहाँ मतलब A क्रॉस A जो होगा, A क्रॉस A है ना, ये यहाँ पर जीरो वेक्टर होना चाहिए, बट जीरो वेक्टर नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, बट जीरो लिखा है इसलिए ऑप्शन सही है, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा जब वो 90 डिग्री पर होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, देख रहे हो, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन के रूप में दे दिया है। टाइम का फंक्शन कितना, 15 टी स्क्वायर आई कैप और प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। देख रहे हो, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टी इक्वल टू कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबको पता है कि भाई पोजीशन से एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पोजीशन जो दिया है उसको दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो देखो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन देखो हो गया 30 टी आई कैप प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है जीरो, है ना, 4 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा माइनस 40 टी जे कैप। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 30 आई कैप और माइनस 40 जे कैप। अब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछ रहा है, यानी एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं है, लेकिन अब इसका पूछ रहा है बेटा मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन का तो रूट ओवर ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके,
इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना था? 2 बार, और लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेना था। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड नहीं है? टाइम पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी, और डियर वेलोसिटी देखो वेक्टर फॉर्म में दिया है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट के ब्रैकेट में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना, ये वेलोसिटी दे दिए हैं। तो उस बॉडी के मोशन का जनरल इक्वेशन पूछ रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कभी भी आपके सामने आ सकता है, सॉल्व कर नहीं पाओगे एग्जाम में, इसलिए एक बार सॉल्व करेंगे इस पे आंसर पे भी ध्यान देना। इसका आंसर आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। इसका आंसर याद करने का तरीका है कि इसका जो आंसर होगा एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक होंगे, एक्स और वाई दोनों अमीर होंगे। तो इसमें देखो वाई गरीब है, एक्स अमीर है, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी देखो वाई स्क्वायर है, एक्स है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। एक बार सॉल्व कर लो, हमेशा याद रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा के वाई आई कैप और प्लस ये आ जाएगा बेटा के एक्स जे कैप। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा ये एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा, और जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा ये वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी हम लोग लिख लेते हैं कितना? के वाई, और वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी लिख लेते हैं कितना? के एक्स। और बैक चलते हैं और देखो इसको यहां से क्वेश्चन, तो यहां से इसको लिख लेते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू के वाई, और इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी को dy बाई dt इज इक्वल टू के एक्स। इसको मान लेते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt अपॉन dy बाई dt करेंगे तो dt dt कट जाएगा, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू के वाई अपॉन के एक्स आ जाएगा, और यहां से ये y अपॉन x आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखो, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा y dy इज इक्वल टू x dx। देखो y dy इज इक्वल टू x dx। अब इसको दोनों तरफ क्या करो? इंटीग्रेट कर दो, तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और इधर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और आंसर में आप देखो तो आंसर में प्लस कांस्टेंट दिया है। तो किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो साथ में एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप एक अपने तरफ से कोई भी ऐसे लिख दो कांस्टेंट, और अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी कांस्टेंट है, ये मिल करके एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आंसर आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड का देखो वैल्यू दिया है। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यहां से जेड इज इक्वल टू ए ओमेगा टी, है ना। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, और पार्टिकल का स्पीड पूछ रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, तीनों को बेटा डिफरेंशिएट कर दो। ओके,
इसको डिफरेंशिएट करोगे x को तो x डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस a, और फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद से इसको डिफरेंशिएट करोगे y को तो y डायरेक्शन के स्पीड आ जाएगा, और ये आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये z डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा, और ये हो जाएगा a ओमेगा, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से जब तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गया तो इसका रिजल्टेंट लेना होगा, क्योंकि तीनों इस तरह से है ना, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, इसलिए इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। और रिजल्टेंट लेते समय रूट भर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर से इसका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। तो इस तरह से नेट जो वेलोसिटी आएगा, नेट जो स्पीड आएगा, ये रूट ओवर, चूंकि तीनों डायरेक्शन में है इसलिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, वी जेड स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। तो देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस इसका जो वैल्यू है देख लो, वी जेड का ए ओमेगा है तो ये केवल हो जाएगा यहाँ कितना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में यहां से बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस 1 रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में ये ट्रिग्नोमेट्री लगा दो बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा √2 और इसका रूट ए ओमेगा, √2 ए ओमेगा इसका स्पीड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है देख सकते हो, ये आंसर इसका सही है √2 ए ओमेगा। ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें देखो बेटा फोर्स दिया है और देखो वेलोसिटी दिया है, और क्या पूछ रहा है, पावर, है ना। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अगर फोर्स और वेलोसिटी दिया है तो जो पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, और कितना आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन ये भी देखो आई यहाँ पर है और इसमें आई यहाँ पर है, तो आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आई का कोफिशिएंट -2 इंटू यहाँ पर आई का कोफिशिएंट -1 प्लस जे और जे के कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट यहाँ बेटा 3 है इंटू यहाँ जो जे का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ से देखें के का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ के का कोफिशिएंट बेटा 3 है। तो थोड़ा सा यहाँ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने में आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे फटाफट बस इसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे और जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये देखो आगे बेटा 2 - 6 प्लस 6, ये कैंसिल होकर के कितना आ गया 2 8। तो ये आसान क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे अगर नहीं ध्यान दोगे, तो टेस्ट से यही सब तो सीखना है ना। यहाँ देख लो सब इधर उधर कर दिया, क्रम को चेंज कर दिया है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो एक झटके में गलत हो जाएगा, है ना। अलर्ट रहना है, टेस्ट से यही सब तो सीखना है। एक बार गलती आप करोगे उसके बाद से जब एग्जाम ऐसा कुछ आएगा तो एक बैग ध्यान आ जाएगा कि टेस्ट में से हमने गलती किया तो हम नहीं करेंगे।
तो इसीलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे महसूस तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर अंदर इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, if a body moves in a circular path with constant speed 50 मीटर पर सेकेंड, then find out magnitude of change in velocity। जब बॉडी कितने डिग्री घूम जाता है, 60 डिग्री जब घूम जाता है तो बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ट्रिक होता है। ओके, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले बॉडी ए पॉइंट पर है और बॉडी इस तरह से 60 डिग्री रोटेट करके फिर बी पॉइंट पर आ गया है ना, ए से बी पर आ गया। तो यहाँ पर जो इसका स्पीड है यह है 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी जो इसका स्पीड है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, यहाँ पर भी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है ना बेटा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो तुम बताओ ना, मैं स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का जो ट्रिक होता है इसको आप याद रखिए। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2b साइन, जितने डिग्री वो रोटेट किया होगा उसका आधा हो जाता है 2b साइन थीटा बाई 2। इस ट्रिक से आप चेंज इन वेलोसिटी एक्यूरेट आंसर के साथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक तब लगाया जाता है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो यहाँ देख लो, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। तो यहाँ गया 2 इंटू वी का वैल्यू 50 और यहाँ हो जाएगा साइन 60/2 यानी 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आ गया 2 इंटू 50 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। ये जितने इसकी स्पीड है वही इसकी चेंज इन देखो वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकेंड। और जिसको आइडिया नहीं होगा वो 50 में से 50 माइनस करके आंसर 0 पर टिक लगा देगा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक बॉडी मूव करता है। अब बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इतना है, तो कह रहा है वर्क डन कितना है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लो। तो ये देखो इनिशियल पोजीशन है बॉडी का, ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आता है, और फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालो, वर्डन आ जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 14i में से 3i माइनस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, 11i। फाइनल माइनस इनिशियल, 11i कैप। फिर 13j में से 2j माइनस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा प्लस 11j कैप। इसके बाद से 9k में से 6k माइनस करेंगे, तो जब 9k में से 6k माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस कितना, 15k कैप। हमने क्या किया, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, माइनस कर दिया, और फोर्स वेक्टर दिया है यहां से 4i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना 3k कैप। अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है बेटा, वर्क डन। तो वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 11 इंटू 4 इज 44, प्लस यहां से 11 इंटू 1 इज 11, और यहां से 15 इंटू 3 ये आ गया कितना 45। ओके, तो ये 45 अब प्लस यहां से मिला के 45 मिलके 90 अब प्लस 10 मिलके 100 जूल का ये आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन डॉट प्रोडक्ट से आया। बस एक नया कॉन्सेप्ट वही दिया था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया था बॉडी का, फाइनल पोजीशन वेक्टर दे दिया था। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो ना तो वर्क डन निकल आता है, और वर्क डन और फोर्स के डॉट प्रोडक्ट से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन आ जाता है। तो यहां पे देखो बेटा 100 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। If a particle moves from a point P
टू पॉइंट Q, देख रहे हो, एक पार्टिकल P से Q की तरफ मोशन कर रहा है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक मोशन कर रहा है, और इसका देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 5, 2, 3, 5, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, 5, और कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो अभी तो यूज किए हो, यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बेटा PQ वेक्टर। ओके, तो Q के पोजीशन वेक्टर में से P के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो आ जाएगा यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो 3 - 2 इज 1, तो 1i कैप, और यहां से 4 में से 3 माइनस कर दो तो +1 j कैप, और 5 में से 5 माइनस कर दो तो आ जाएगा 0 k कैप। तो यहां से आ जाएगा सीधा सीधा कितना, i + j। हमने कुछ नहीं किया, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट भी दिया है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, तुरंत निकला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। देखो यहाँ पर विद लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया है। तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच बेटा वर्क डन, वो एंगल पूछ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे करके और अगर एंगल पूछे ना दो वेक्टर के बीच, तो आंख बंद करके 90 डिग्री पर आप टिक लगा दो, आंसर सही हो जाता है। ओके, तो आप सॉल्व अगर करना चाहो तो बेटा सॉल्व कर लो। देखो मोमेंटम दिए हुए हैं, मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, I cos kt, ओके, माइनस j sin kt, ये दिया है। देखो मोमेंटम, अब मोमेंटम और फोर्स के बीच एंगल पूछ रहे हैं, तो यहां से फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि dp/dt है ना, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स होता है। तो इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो आ जाएगा माइनस, आई तो रहेगा ही, और ये k बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन kt माइनस, यहाँ तो j रहेगा ही, k बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos kt। ये कौन सा इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हम बात करते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट की, है ना। लीनियर मोमेंटम और फोर्स का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो इसके देखो i और i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आ जाएगा माइनस k, और यहाँ से देखो साइन kt इंटू यहाँ से देखो cos kt, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देखो क्या है k साइन kt इंटू कॉस kt। अब देख रहे हो ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, और ये जो वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो क्या ये जीरो नहीं आ गया, जब जीरो आ गया तो ये प्रूफ कर रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम है और फोर्स वेक्टर ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आवे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो आप 90 टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो, कंफर्म आंसर 90 ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 35, ए बॉडी कंस्टेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। देखो फोर्स दिए हुए हैं और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर वो वाई एक्सिस में है। ओके बेटा, तो यहां से आप देख लो फोर्स का वैल्यू, फोर्स वेक्टर दिए हुए हैं, फोर्स वेक्टर कितना है, -2i कैप प्लस 15j कैप और प्लस 6k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अलोंग 10 मीटर, देखो 10 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग है, ये कितना हो जाएगा 10j कैप। और पूछ रहे हैं ऐसे प्रोसेस में वर्क डन, तो जो वर्क डन होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ केवल j है, इधर i j के तीनों हैं, तो i और k छूट जाएगा, तो से आ जाएगा 15 × 10। देखो 15 × 10, j और j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 15 × 10 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 150
जूल का 150 जूल का ये आ जाएगा वर्क डन। देखो दोनों के कौन सा प्रोडक्ट बेटा, डॉट प्रोडक्ट से देखो वर्डन आ गया। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस इसमें ये दे रहा है कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस कहलाना है ना, ऐसे एक्स एक्सिस जेड एक्सिस भी कह सकता था, तो वाई एक्सिस के नाम इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हमने यहाँ 10J लिख दिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। इसमें I है, K है, इसमें नहीं है तो एकदम छोड़ दो, और J और J के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 15 × 10 = 150 जूल आ गया। ओके बेटा, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिया, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बस अगले वीडियो लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, पूरा 45 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसके आप एनालिसिस कर सकते हो, और इसके बाद से जो 4th टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे बेनिफिट पाइएगा। बाय बाय बच्चों।